हाय एवरीवन। सो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर 1 है हमारे पास। स्थूल निकायों में ऊष्मीय और उद्घोष्म अन्योन्य क्रियाएं, ये सब चैप्टर का नाम है। एनीवेज ये सब अपन चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। आप देख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर से बनेंगे वो अपन चलते हैं आगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, एक्सप्लेन मैं बाइलिंगुअल में करूंगी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को लास्ट में, मतलब लेक्चर खत्म होते ही उनसे उनके जो नोट्स हैं, मतलब ये जितना भी कंटेंट हिंदी में दिखाया जा रहा है वो सारा का सारा मैं डिस्प्ले कर दूंगी इंग्लिश में। समझाते वक्त वैसे भी दोनों लैंग्वेज यूज होती है तो समझने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक डेफिनेशन यहाँ से बनती है मैक्रो सिस्टम की। ओके, स्थूल निकाय की। सो ऐसे सिस्टम, ऐसे निकाय जिनमें बहुत ज्यादा संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, जैसे कि अणु, परमाणु यानी मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर फोटोन होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो सिस्टम कहते हैं, स्थूल निकाय कहते हैं। सो एक डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनको स्टडी करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है थर्मोडायनेमिक और एक होता है स्टैटिस्टिकल, यानी एक होता है ऊष्मागतिकीय विधि और एक होती है सांख्यिकीय विधि। ओके, नाउ दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है? जो ऊष्मागतिकी विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं? सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जैसे कि पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, उनमें सबकी वेलोसिटी क्या है, सबके एनर्जी स्टेट क्या है, उन पर हम कोई विचार नहीं करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। इट मींस थर्मोडायनेमिक जो मेथड होता है उसमें सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता है। तो किस पे विचार किया जाता है? सिस्टम के पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स? जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड, और इन सब पे विचार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके द्वारा, इनके कारण उसकी स्टेट में परिवर्तन किया जा सकता है और इनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। हमने ये बात कैसे बोली? एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये कह रहा है कि जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पर ही हम ध्यान देते हैं जिन पैरामीटर्स के कारण सिस्टम की स्टेट में चेंज किया जा सकता है। जैसे पानी का एग्जाम्पल लेते हैं और पानी के लिए पैरामीटर ले लेते हैं ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को 0 डिग्री से कम कर देंगे तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। टेम्परेचर को 0 से बढ़ा देंगे तो किस में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और टेम्परेचर को 100 डिग्री से ज्यादा कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा, है ना, स्टीम में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पैरामीटर है ताप, उसकी वजह से निकाय की अवस्था में परिवर्तन हो गया, राइट। तो थर्मोडायनेमिक मेथड क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया हो कि थर्मोडायनेमिक मेथड वो होता है जिसमें सिस्टम की जो आंतरिक संरचना होती है, यानी उसमें कितने कण हैं हमें मतलब नहीं है, उनकी वेलोसिटीज क्या है हमें मतलब नहीं है, उनके एनर्जी स्टेट क्या है हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? कि उसका प्रेशर कितना है, पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, इनसे हमें मतलब है। इनमें संबंध स्थापित किया जाता है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पीवीटी है क्या? ये उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और इनको चेंज करके हम उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। चलिए, किसी स्थूल निकाय का वर्णन, यानी कि अगर कोई मैक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम क्या है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं शुरू की 2 लाइनों में। अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना है, अगर हम उसको डिस्क्राइब करना है तो हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, स्वतंत्र चर चाहिए होंगे। इन्हीं के द्वारा ये संभव होता है। और ये वेरिएबल क्या करते हैं? उसके गति समीकरणों को प्रभावित करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे कि मैकेनिक्स में अपन क्या करते थे? एक छोटी सी बॉल है, t=0 पर उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उससे हम न्यूटन के जो गति के समीकरण है वो सॉल्व करते थे और वो सॉल्व करके हम उसकी पूरी डायनेमिक्स को समझाते थे। अब यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास मैक्रो
यहाँ पर पास मैक्रो सिस्टम है और हमें बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हमारे पास क्या होंगे, गति के समीकरण होंगे, लेकिन उन गति के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमें स्वतंत्र चरों की आवश्यकता होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं निकाय के एक्सटर्नल पैरामीटर्स। ध्यान रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं, निकाय के एक्सटर्नल पैरामीटर्स। तो एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनके द्वारा निकाय के बारे में सारी सूचनाएं पता चल सकती है, निकाय का वर्णन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, और उसके गति समीकरणों को ये प्रभावित करते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इनके द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के अंतर्गत निरूपित निकाय की अवस्था को स्थूल अवस्था कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मैक्रोस्टेट की डेफिनेशन पूछी गई है कई बार। मैक्रोस्टेट और मैक्रो सिस्टम, ध्यान रखना, मैक्रो सिस्टम आप शुरू की 2 लाइनों में पढ़ चुके हो और मैक्रोस्टेट वर्ड पहली बार आया है। तो मैक्रोस्टेट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले समझना है, एग्जाम में क्या लिखना है, 2 लाइन लिखनी है, वो मैं बता दूंगी अभी आपको। मैक्रोस्टेट क्या होती है कि जो आपके एक्सटर्नल पैरामीटर है, एक्सटर्नल पैरामीटर मिलके कुछ ना कुछ प्रतिबंध बनाएंगे, और वो प्रतिबंध यानी जो कंडीशंस वो बनाएंगे, निकाय उन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, और निकाय की वो अवस्था जो इन कंडीशंस के अंदर आती है, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, मैक्रोस्टेट कहेंगे, स्थूल अवस्था कहेंगे। अगर अभी समझ में नहीं भी आ रहा है कि डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखनी है, तो वो 2 लाइन की मैं भी बता दूंगी। ये हुई पूरी थर्मोडायनेमिकल मेथड। अब दूसरा मेथड क्या था, स्टैटिस्टिकल मेथड था, यानी सांख्यिकीय विधि थी। अब क्योंकि इस पेपर में हम थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिकल भी मेथड भी पढ़ेंगे, इसलिए हमें दोनों के बारे में ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो सांख्यिकीय विधि क्या होती है, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में क्या छोड़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम कोई ध्यान नहीं देंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो जैसे कणों की संख्या पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, इन सब पे ध्यान नहीं देंगे। जबकि सांख्यिकीय विधि में क्या होता है, कणों पर मैकेनिकल लॉज को लगाकर स्थूल राशियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों द्वारा निरूपित करते हैं, ये अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। इस प्रकार सांख्यिकीय विधि का मुख्य उद्देश्य स्थूल निकाय में कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं तथा स्थूल अवस्थाओं में संबंध स्थापित करना होता है। ओके, 4 लाइनें हो गई, बहुत हेवी हो गया होगा, समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी वजह से बन रही है, पार्टिकल्स का नंबर क्या है, सारे पार्टिकल्स की इंडिविजुअल एनर्जी क्या है, इन पे हमें कोई मतलब नहीं था। जबकि स्टैटिस्टिकल मेथड में पार्टिकल्स का नंबर क्या है और एक एक पार्टिकल की एनर्जी स्टेट क्या है, उनकी एनर्जी स्टेट क्या है, तो वो जो एनर्जी स्टेट होगी, क्योंकि अपन एक एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, माइक्रो हो गया। देखो, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, बड़े सिस्टम के तौर पर देखना मतलब मैक्रो, और उसके अंदर घुस घुस के एक एक चीज को देखना, दैट इज माइक्रो, राइट। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में अपन क्या होते हैं, निकाय के कणों पर मैकेनिक्स के नियम लगाते हैं, और जो उसकी स्थूल राशियां होती है उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। साथ ही साथ में निकाय में जो सूक्ष्म कण होते हैं, पहले सूक्ष्म कणों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, बेचारा अकेला कोई पार्टिकल अगर कहीं रखा हुआ है, छोटा सा पार्टिकल, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। किस मेथड में, थर्मोडायनेमिकल मेथड में। लेकिन अब उस पर ध्यान दिया जाएगा, और उसके साथ जो अटैच्ड है स्थूल राशियां, उनके साथ उसका संबंध स्थापित किया जाएगा। अब निकाय में जो छोटे छोटे पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, उनकी जो अवस्था है, उनको उसके एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहले एनर्जी लेवल पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, बस पूरे सिस्टम की कॉमन एनर्जी क्या है उससे पता चल रहा था, वो मैक्रोस्टेट थी। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनके एनर्जी लेवल बनाएंगे और उनके एनर्जी लेवल पे स्टडी करेंगे, और ये अवस्थाएं जो होती है इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। तो इस प्रकार जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य है कि सिस्टम तो आपका मैक्रो सिस्टम ही होगा, करेक्ट, लेकिन उस मैक्रो सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के बीच में, मतलब सिस्टम तो बड़ा ही है, मैक्रो सिस्टम है, पर मैक्रो सिस्टम के अंदर भी 2 टाइप की स्टेट बनती है, मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट के साथ डील करता है थर्मोडायनेमिक्स, और माइक्रो स्टेट के साथ डील करता है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इन दोनों में संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है। अब यही पैराग्राफ जो है मैं एक बार इंग्लिश वाले बच्चों को दिखा देती हूँ, सो दैट वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके।
तो यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ, अ सिस्टम हैविंग अ वेरी लार्ज या फिर आप इसका एक वीडियो पॉज करके और जो मैंने अभी बताया है वो सारी चीजें जो समझाई है वही यहाँ पे लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके आप इस पैराग्राफ को एक बार देख लीजिए। और इस पैराग्राफ के अंदर आपके पास जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं समरी में आपको दिखा दूंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, देखो माइक्रोस्टेट होता क्या है, एक सिस्टम का माइक्रोस्टेट, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो थोड़ी सी अनक्लियर है, समझ में नहीं आया अभी हमें माइक्रोस्टेट हमारे पास होता क्या है। यहाँ पे हमें एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पूरे आगे के चैप्टर्स में वो शब्द ही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अगर हमें समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिस्टम लिया है, उसमें जो सूक्ष्म कण है वो सूक्ष्म कण क्या होंगे, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। उनकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम के अनुसार एक तो वो पार्टिकल बिहेव करते हैं, हमें भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को फॉलो करते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। छोटे साइज पार्टिकल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स होती है और बड़े साइज के पार्टिकल के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम छोटा सा पार्टिकल ले रहे हैं, सूक्ष्म कण ले रहे हैं, तो उसकी किसी अवस्था या उसकी किसी स्टेट को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटम संख्याओं का सेट लेना पड़ेगा। और क्वांटम संख्याओं का सेट आप स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हमें पता है कि उसकी 4 क्वांटम नंबर होते हैं, N, L, Ml और Ms, ये पूरा सेट होता है ना। N क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और Ml क्या होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, हम सॉरी उसका जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और Ms क्या होता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब ये जो एक सेट हमारे पास बनता है, उस एक सेट को, एक अवस्था को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म अवस्था बोलेंगे। यानी कि आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स में मतलब ही नहीं था कि पूरे सिस्टम में हजारों करोड़ों पार्टिकल्स थे, लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड में हमें सूक्ष्म माइक्रो में जाना है। माइक्रो में के अंदर क्या हुआ, बड़ा सा सिस्टम दिखाई दिया, उसको जूम करके देखा, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल दिखा, उठा लिया उस पार्टिकल को। अब हम उस पार्टिकल को पूछ रहे हैं कि तुम्हारी स्टेट क्या है, और वो पार्टिकल बोल रहा है कि ये रहे मेरे 4 क्वांटम नंबर, इन 4 क्वांटम नंबर को आप देख लीजिए, क्योंकि ये 4 क्वांटम नंबर आपको किसी और पार्टिकल के सेम टू सेम नहीं मिलेंगे। तो 4 क्वांटम सेट से जो हमें अवस्था मिली है उसे हम कहेंगे माइक्रोस्टेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम माइक्रोस्टेट क्यों पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा डीप में जाके हमने इसको देखा है। इसी तरह इस प्रकार अगर जो माइक्रोस्टेट होती है, सूक्ष्म अवस्थाएं होती है, वो क्वांटम संख्याओं के सेट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि सिस्टम में जितनी भी माइक्रोस्टेट होती है, कई बार वो कंजर्वेशन लॉज को, संरक्षण के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है। अब अपन ने देखा होगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जब पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो कोई भी अपन जैसे कॉलिजन भी करते हैं तो उसमें संरक्षण नियम हमेशा लगाते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, टक्कर से पहले टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। अब वो इलास्टिक में तो होती है, इनइलास्टिक में नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि सूक्ष्म अवस्थाएं तो बहुत सारी मिलेगी, सूक्ष्म अवस्था तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन कुछ कंजर्वेशन नियम होते हैं और उन सब का पालन सारी अवस्थाएं नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके मैं केवल और केवल आपको, सिर्फ एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती है, एक्सेसिबल स्टेट क्या होती है। अभी इसका छोटा सा एग्जाम्पल में मैं आपको दे दूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। खैर, जो सूक्ष्म अवस्थाएं होगी, जो माइक्रोस्टेट होगी, अब वो हमें मान लीजिए हमें मिल गई 50 माइक्रोस्टेट मिल गई। अब 50 में से क्या हो रहा है कि 10 माइक्रोस्टेट ऐसी है जो कि संरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर रही है, और 40 माइक्रोस्टेट है जो संरक्षण के नियमों का पालन कर रही है। तो हमें हमारे काम की जो माइक्रोस्टेट है वो कितनी है, केवल वो 40 होगी। जो संरक्षण के नियमों का पालन करती है सिर्फ हमारे काम की वो है, और जो 10 पालन नहीं कर रही है वो हम काम में नहीं लेंगे। तो निकाय की केवल उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं पर हम विचार करेंगे जो कि स्थूल में लगाई गई सभी शर्तों का पालन करें, ठीक है। जो कंडीशंस हम उस पे इंपोज करेंगे उनका पालन करनी चाहिए। ये सूक्ष्म अवस्थाओं क्या बोलते हैं, इन्हें हम अभिगम्य अवस्थाएं कहलाते हैं, एक्सेसिबल स्टेट्स कहलाते हैं। तो जब भी हम आगे का पूरा डेरिवेशन या पूरे चैप्टर्स को कंसीडर करेंगे, सब में अब मैं माइक्रोस्टेट जो है उनकी बजाय
एक्सेसिबल स्टेट का वर्ड यूज करूंगी। एक्सेसिबल वही होंगी जो निकाय पर लगाई गई सारी कंडीशंस को फॉलो करती है। जो निकाय पे लगाई गई कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है हम उन्हें सूक्ष्म अवस्था तो कहेंगे लेकिन अभिगम्य अवस्था नहीं कहेंगे। ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, विलगित निकाय क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी दूसरे निकाय के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करता है, ना तो प्रभावित होता है, ना ही किसी दूसरे सिस्टम के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, और उसमें जितने भी क्वांटम संख्याओं के सेट्स हैं उनके साथ सभी क्वांटम नंबर के साथ पर्टिकुलर एनर्जी उसके साथ रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि देखो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो किसके साथ अटैच्ड है? इलेक्ट्रॉन के साथ, और हर इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी है। करेक्ट। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसका एक क्वांटम सेट है पूरा, उसका क्या है? एक क्वांटम सेट है। तो इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं ना कि हर क्वांटम सेट के साथ उसकी इंडिविजुअल एनर्जी रिलेटेड है। हर क्वांटम सेट के साथ एनर्जी आएगी, क्योंकि क्वांटम सेट होगा किसका? एक पार्टिकल का होगा, और उस पार्टिकल की क्या होगी? एनर्जी होगी। तो यहाँ वो यही कहना चाह रहा है कि प्रत्येक क्वांटम संख्याओं के सेट के साथ एक फिक्स्ड वैल्यू की एनर्जी होती है, और इसे क्या कहते हैं? उसका एनर्जी लेवल कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको उसका एनर्जी लेवल कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जब अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 2s में जाता है, उसके बाद 2p में जाता है। 1s के लिए m, l, ml और ms की फिक्स्ड वैल्यू होती है। 2s में जो होता है उसके लिए n होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी m लिख दिया क्या? ऊपर भी हाँ n लिखा है वहां, तो n ml और ms, यहाँ पर ml और ms, और हम जानते हैं कि ये चार कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों भी सेम होंगे तो चौथा नंबर डिफरेंस हो जाएगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने भी कहा था कि अगर 1s में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसके लिए शुरू के 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास क्या हो रहा है कि सारे क्वांटम नंबर जो है, अब इसको एनर्जी लेवल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये देखिए ये 4 क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको एक एनर्जी का लेवल मिल रहा है, दूसरे क्वांटम सेट के करस्पॉन्डिंग आपको दूसरा एनर्जी लेवल मिल रहा है, और तीसरे क्वांटम नंबर के सेट के अकॉर्डिंग आपको तीसरा एनर्जी लेवल मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक क्वांटम संख्याओं के साथ सेट के साथ एक निश्चित मान की ऊर्जा होती है, और इसे हम सिस्टम का एनर्जी लेवल कहते हैं, निकाय का ऊर्जा स्तर कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि एनर्जी लेवल क्यों कहा। ठीक है। अब एक ही एनर्जी लेवल से कई क्वांटम संख्याओं के समुच्चय भी रिलेटेड हो सकते हैं, इसे निकाय की डीजनरेसी कहते हैं। अब ये डीजनरेसी का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि एक ही एनर्जी, सेम एनर्जी से बहुत सारे क्वांटम सेट अटैच्ड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर इस 2p को ध्यान से देखो, 2p को ध्यान से देखो, तो 2p के अंदर आपके पास क्या होते हैं? 3 एनर्जी लेवल होते हैं, और तीनों की एनर्जी सेम होती है। कैसे? अपन को पता है p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, s में एक ही बॉक्स होता है, 2s में भी एक ही बॉक्स होता है, लेकिन 2p के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 3 बॉक्स होते हैं, और तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये तीनों की एनर्जी अलग अलग नहीं होती है, क्योंकि 2p के अंदर एनर्जी लेवल ऐसे नहीं होते हैं कि एक p का एनर्जी कम, फिर दूसरे p का ज्यादा, फिर तीसरे p का ज्यादा। नहीं, बिल्कुल ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों सेम होंगे, जबकि इनके जो क्वांटम लेवल, इनके जो क्वांटम नंबर है वो चेंज होंगे, n, l, ml और ms। इधर भी n, l, ml और ms, और इसके भी 4 होंगे, n, l, ml और ms। और हमें पता है इसका मतलब ये डिफरेंट सेट है, ये डिफरेंट सेट है, ये डिफरेंट सेट है, लेकिन तीनों का जो एनर्जी है, तीनों की जो एनर्जी है वो क्या है? आपके पास सेम है। तो एक ही सेम एनर्जी लेवल से बहुत सारे क्वांटम के जो नंबर के सेट हैं वो एसोसिएटेड हो सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम की डीजनरेसी बोलते हैं। ठीक है। और अगर प्रत्येक क्वांटम अवस्था एक ही एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है तो इसे नॉन डीजनरेसी कहेंगे। तो यहीं पे एग्जांपल अगर मैं लूं तो 1s जो है वो नॉन डीजनरेट लेवल होगा, क्योंकि उसमें केवल एक ही एनर्जी लेवल है और बस एक ही बॉक्स बना हुआ है।
2sb क्या होगा, नॉन डीजनरेट लेवल होगा, क्योंकि उसमें भी एक ही लेवल बना हुआ है और एक ही बॉक्स है। लेकिन P जो होगा वो क्या होगा, डीजनरेट है, क्योंकि उसमें 3 लेवल बने हुए हैं और तीनों की एनर्जी आपके पास क्या है, सेम है, और तीनों के क्वांटम सेट, 3 क्वांटम सेट मिल रहे हैं। यहाँ एक ही क्वांटम सेट मिल रहा है और 1s में भी आपको एक क्वांटम सेट मिल रहा है। इसी तरह से मान लीजिए 3D हम लेते हैं तो उसे भी हम डीजनरेट कहेंगे, क्योंकि उसमें 5 एनर्जी के लेवल होंगे और पांचों की एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन पांचों के जो क्वांटम सेट हैं वो अलग अलग होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, प्रत्येक निकाय में न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाली एक अवस्था जरूर होती है और उसे निकाय की ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो हर सिस्टम में जो मिनिमम एनर्जी वाला लेवल होगा उसे हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। और ये चीज तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि सबसे पहले जो होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है और उसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट में सबसे न्यूनतम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसे बाहर से एनर्जी देते हैं तो एनर्जी लेके ये कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, थोड़े टाइम के लिए वहां रहता है, फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है और इस बीच में ये रेडिएशन इमिट करता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर किसी निकाय के कण मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में हो और अगर वहां से एनर्जी देके किसी अतिरिक्त अन्य अवस्था में चले जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तेजित अवस्था कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि किसी सिस्टम के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो एनर्जी लेवल किस पर डिपेंड करते हैं। अगर एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल अब आपको समझ में आ गया, एनर्जी लेवल जो होगा वो हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर्स का मतलब उसका वॉल्यूम हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इन सब पे वो ऊर्जा स्तर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हमने सिस्टम का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब चेंज किया तो उसके एनर्जी लेवल जो है उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि एक्सटर्नल पैरामीटर यानी बाह्य प्राचलों के परिवर्तन से ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो जाता है, और अगर बाह्य प्राचल नियत है तो ऊर्जा स्तर भी नियत रहते हैं। तो यानी कि ये चीज आपको उनको समझ में आ गई है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पोज कर रही हूं मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट, सो दैट आप इस चीज को जो मैंने अभी हिंदी में समझाया है उसी चीज को आप यहाँ पर इंग्लिश में समझ सकें और इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके अपने नोट्स जो है इंग्लिश में भी बना सकें। इसके अलावा ये सेकंड वाला पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है अभी थोड़ी देर पहले। एक एक लाइन आपको समझाई है यहाँ पे, वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये देखिए, इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया। एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे इसको। तो हम दो मैक्रो सिस्टम लेते हैं, एक का नाम देते हैं ए और दूसरे का नाम देते हैं ए प्राइम, और मान लीजिए उनको जोड़ देते हैं जिससे कि आपस में वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। और मान लीजिए हमने उनको इस तरह से कांटेक्ट में रखा है कि वो एक दूसरे के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को मिला के कंबाइंड जो सिस्टम बनेगा उसे हम एक कंबाइंड सिस्टम बोलेंगे और उसका नाम रख देते हैं ए स्टार। और वो मान लीजिए बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब है कि ए और ए प्राइम तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ए स्टार जो है वो मिलकर जो बना हुआ है वो आइसोलेटेड है और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब जो निकाय है ए और ए प्राइम उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार के बराबर, ए स्टार जैसे समरूपी निकायों का पूरा एक सेट ले लेंगे जिसमें सभी में अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय ए और ए प्राइम होंगे। कहने का मतलब है, कहना चाह रहा है कि ऐसे ही ए स्टार जैसे, ए स्टार वाला एक सिस्टम हो गया,
उसमें ए और ए प्राइम है, देखो ए और ए प्राइम से मिलकर बना ए स्टार, साइड में रख दो। दूसरा लो, फिर से ए और ए प्राइम से मिला ए स्टार, दूसरा सिस्टम साइड में रख दो। तीसरा लो ए और ए प्राइम और उसको भी साइड में रख दो, तो 3 सिस्टम हो गए और तीनों के तीनों क्या है, ए स्टार है, लेकिन ये तीनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमें सिस्टम मिल जाएंगे ए स्टार वाले, और इनका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो एक सेट ले लेते हैं और सभी में हमारे पास इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, ए और ए प्राइम के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब देखो निकाय ए व ए प्राइम के बीच में अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप सेट के प्रत्येक निकाय युग्म ए व ए प्राइम के बीच में ऊर्जा विनिमय साधारणतः समान नहीं होता है, अर्थात सेट के भिन्न संयुक्त निकायों के अंतर्गत घटक निकायों ए व ए प्राइम में अन्योन्य क्रिया द्वारा ऊर्जा विनिमय भिन्न भिन्न होता है। ओहो, इतनी भारी भरकम लाइन हो गई। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, आपने एक सेट लिया है, तो आपके सेट में ए और ए प्राइम, एक मिनट देखते हैं आगे डायग्राम बना हुआ है क्या। अगर डायग्राम बना हुआ है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये चलो, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बेहतरीन। तो ये देखो, ये हमने क्या किया है, पहला ए स्टार ये रहा, ओके, एक सिस्टम, एक कंबाइंड सिस्टम हमारा ए स्टार ये हो गया, दूसरा कंबाइंड सिस्टम हमारे पास ए स्टार ये हो गया, तीसरा कंबाइंड सिस्टम हमारे पास ए स्टार ये हो गया। और जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वाले सिस्टम है, आप देखिए वो आपस में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक जो पहला वाला ए और ए प्राइम से मिलकर बना हुआ सिस्टम है और दूसरा ए और ए प्राइम से मिलकर बना हुआ जो सिस्टम है, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। लेकिन जो अभी मैंने भारी भरकम लाइनें बोली है 4, उनका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि जो पहला सिस्टम है, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। इसका एग्जाम्पल ये समझिए कि एक परिवार है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। एक फैमिली है, एक बड़ा सा घर है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए 4 कपल रह रहे हैं। ये पहला कपल हो गया हस्बैंड वाइफ का, है ना, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। और दूसरा कपल हो गया दूसरा हस्बैंड और दूसरा वाइफ, ऑल्दो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें सारे हस्बैंड सेम है। चलो, ये तीसरा है, समझाने के पर्पज से प्लीज समझ लीजिएगा। अब कहना चाह रहा है कि फर्स्ट का सेकंड से बातचीत नहीं होती है, मतलब ये वाला कपल इस वाले कपल से कोई बात नहीं करता है, आपस में इनकी बातचीत बंद है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर सकते हैं। तो जो ट्यूनिंग है, मतलब इन हस्बैंड वाइफ में हो सकता है ज्यादा प्यार हो और इन हस्बैंड वाइफ में कम प्यार हो, और जो तीसरे वाले हस्बैंड वाइफ है और भी कम प्यार हो। तो आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ उनकी बॉन्डिंग से है कि उनका आपस में रिश्ता कैसा है। तो इनका रिश्ता हो सकता है ज्यादा स्वीट हो, ज्यादा प्यार हो और नफरत थोड़ी सी कम हो, झगड़े कम हो। और जो दूसरा वाला है उसमें हो सकता है कि प्यार थोड़ा सा कम हो, झगड़े थोड़े ज्यादा हो। और तीसरा वाला हो सकता है झगड़े ही झगड़े हो रहे हो, प्यार हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है ए स्टार, वो भले ही बिल्कुल सेम टू सेम हो, लेकिन उनमें आपस में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो दूसरे वाले जितना ही हो जरूरी नहीं है, तीसरे वाले जितना हो जरूरी नहीं है। यानी पहले वाले में ए जो है ए प्राइम को 3 जूल एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हो मान लो, क्योंकि दोनों की मिला के सेम रहनी चाहिए। अब मान लीजिए इसकी टोटल एनर्जी 5 जूल है, तो दूसरे वाले की भी टोटल तो 5 जूल ही रहेगी, तीसरे वाले की भी टोटल तो 5 जूल ही रहेगी, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि ए स्टार सेम टू सेम है। लेकिन इसमें ए के पास 2 जूल एनर्जी हो सकती है और ए प्राइम के पास 3 जूल हो सकती है, और सेकंड वाले में ए के पास 4 जूल हो सकती है और ए प्राइम के पास 1 जूल। मैं ये वाला एग्जांपल भी दे सकती थी, मेरे को हस्बैंड वाइफ एग्जांपल देना नहीं चाहिए था, सॉरी। जो थर्ड वाला केस है उसमें हमारे पास यहाँ पर हो सकता है 3 जूल ए के पास हो और 2 जूल ए प्राइम। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही सिस्टम में ए स्टार की एनर्जी बिल्कुल सेम है, लेकिन एनर्जी का जो इंटरेक्शन है वो तीनों में डिफरेंट है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है वो अलग अलग है। कितना टाइम वेस्ट किया है मैंने आप लोगों का, आई एम सो सॉरी, आप स्किप कर देना इसको। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज जो है वो डिफरेंट होगा। अब ये लाइन वापस आप ही पढ़ना, ठीक है। नाउ सिस्टम सिस्टम के जो हमारे पास पेयर हैं उनमें ऊर्जा विनिमय की जो प्रोबेबिलिटी के आधार पर विभिन्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा संयुक्त निकायों के लिए औसत ऊर्जा विनिमय, ये छोड़ दो, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन यूजलेस है, कंफ्यूज करेगी, लीव इट, है ना। और ये डायग्राम आप देख लो,
डायग्राम समझ में आ गया? इंग्लिश में भी एक बार दिखा देती हूँ। तो मैंने ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ अभी आपको समझाया है, तो इस पैराग्राफ का आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। और जो डायग्राम मैंने आपको बताया था वो डायग्राम ये रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस डायग्राम के डिस्क्रिप्शन पर। चलिए, नहीं मतलब थोड़ी सी मैथ्स पर। तो हमारे पास किसी संयुक्त निकाय के निकाय है ए और ए प्राइम। तो हम मानते हैं कि जब तक इन दोनों ने इंटरेक्शन नहीं किया था, ए और ए प्राइम को हमने जस्ट आपस में रखा, पहले दोनों अलग अलग थे, उनको आपस में हमने जोड़ा, है ना। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से पहले, अन्योन्य क्रिया से पहले औसत ऊर्जाएं जो है वो है ई आई बार और ई आई प्राइम बार। मतलब ये लिखा हुआ है ई आई बार क्योंकि एवरेज एनर्जी लेते हैं, और ई आई बार प्राइम। ओके, ये है हमारी ए की एनर्जी और ये है हमारी ए प्राइम की। यहाँ पर ई का मतलब है एनर्जी, आई का मतलब है इनिशियल, और बार का मतलब है एवरेज, और ये प्राइम का मतलब है कि ये ए प्राइम की एनर्जी है। और इंटरेक्शन के बाद में जो उनकी एनर्जीज हो जाती है वो हो जाती है ई एफ बार ए की हो जाती है, और ई एफ बार प्राइम ए प्राइम की हो जाती है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो तो हमें पता है कि सेम रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि ए और ए प्राइम की इंटरेक्शन से पहले की एनर्जी और इंटरेक्शन के बाद की एनर्जी सेम टू सेम है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे अपन, इस ई आई को इधर लेके चले जाओ और इस ई एफ प्राइम को इधर लेके आ जाओ। नहीं, सबको एक साथ ले लो, ओके सॉरी, सबको एक साथ ले लो। तो ई एफ माइनस ई आई और ई एफ प्राइम माइनस ई आई प्राइम इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो टर्म है आपके पास में ई एफ माइनस ई आई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए की एनर्जी ही थी इंटरेक्शन के बाद में, और ये ए की एनर्जी थी इंटरेक्शन के पहले। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? ए सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई, करेक्ट। और एवरेज लगा हुआ है तो हम एवरेज लगा देंगे। तो ये ए सिस्टम की एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लिख लेंगे डेल्टा ई बार। और ये जो दूसरा है वो ए प्राइम की एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे डेल्टा ई बार प्राइम। और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0, जहां डेल्टा ई बार जो है और डेल्टा ई प्राइम जो है वो ए और ए प्राइम की इंटरेक्शन द्वारा, इंटरेक्शन की वजह से ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी के मतलब अब इंटरेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। अन्योन्य क्रिया कितनी तरीके से हो सकती है? जो ए और ए प्राइम के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है वो दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो वो दो प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल पैरामीटर्स द्वारा प्रभावित भी हो सकते हैं। अब वो दो प्रकार से जो अन्योन्य क्रिया होती है वो क्या होती है? एक तो होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। ध्यान रखिए, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया जिसमें एक्सटर्नल पैरामीटर और निकाय के एनर्जी लेवल दोनों नियत रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और दूसरे टाइप की होगी यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, जिसमें बाह्य प्राचल और एनर्जी लेवल चेंज हो सकते हैं। तो डेफिनेशन याद रखिएगा कि अन्योन्य क्रिया दो टाइप से हो सकती है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया और यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय की डेफिनेशन याद रखना, एक्सटर्नल पैरामीटर और एनर्जी लेवल चेंज नहीं होंगे, और रुद्धोष्म में क्या होगा? एक्सटर्नल पैरामीटर सारे नहीं कुछ, है ना, और एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश में दिखा देते हैं। सो ये वाला देख लीजिए, एवरेज करके जो चीज अभी समझाई थी वही यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे लगता है मुझे इतना डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। ओके, आप इसको स्पीड बढ़ा के देख लेना वीडियो को, अगर जिसको लगता है कि ज्यादा मतलब समझ में आने के बावजूद हो रहा है। और ये वाला पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो गया है। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया को कहा गया है थर्मल इंटरेक्शन, और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को कहा गया है एडियाबैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो इन दोनों को डिटेल से पढ़ने के लिए आ जाते हैं सबसे पहले ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में, ठीक है। पहले ही बता दिया था
कि इसमें जो बाह्य प्राचल है और एनर्जी लेवल है वो नियत रहेंगे। तो बाह्य प्राचल नियत है और एनर्जी लेवल भी अपरिवर्तित है, तो होने वाली अन्योन्य क्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। अब क्योंकि इसमें देखो बाह्य प्राचल यानी कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब होगा क्या? तो इस प्रक्रिया में निकाय की अगर एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ए और ए प्राइम आपस में इंटरेक्शन तो कर ही रहे हैं, राइट? इंटरेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रेशर वो के वही हैं, वॉल्यूम वो के वही हैं, टेम्परेचर वो के वही हैं, तो अब क्या होगा? इसका मतलब अगर किसी एक में इसके एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, अगर इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो एनर्जी में इंक्रीमेंट कब होता है? जब उसने हीट का अब्जॉर्प्शन किया है। हीट मतलब क्यों? एनर्जी बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है उसे ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा, तो निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। और हमारे पास इसे हम Q द्वारा व्यक्त करते हैं, और अगर इसे यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ी है, और निकाय की ऊर्जा में अगर कमी होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसे हम -Q द्वारा व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें क्या मिला था? ए निकाय की एनर्जी में चेंज प्लस ए प्राइम निकाय की एनर्जी में चेंज, और ये मिला के 0 हो रहा था। अब क्योंकि दोनों मिलके आइसोलेटेड है, अगर आइसोलेटेड है तो निकाय ए ने अगर ऊष्मा का अवशोषण किया है तो वो बाहर के वातावरण से तो आ नहीं सकता, तो ये किससे लेगा? ये ए प्राइम से लेगा, तो ए प्राइम से इसने ऊष्मा ली, मान लीजिए Q, तो जो ए है उसके ऊष्मा में तो वृद्धि हो गई Q, लेकिन उसी टाइम पे ए प्राइम की ऊष्मा में कमी हो गई तो -Q। तो इसमें जो एनर्जी में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वो परिवर्तन में बढ़ोतरी हुई है, तो उसे हम +Q लिखेंगे, और बाद में हमारे पास इसकी एनर्जी में भी चेंज हुआ है और ये आपके पास -Q। तो अगर जितना ये Q होगा, हम बराबर क्यों है? क्योंकि जितना ये देगा उतना ही तो ये लेगा, तो आप या तो इसको डायरेक्टली यहां से समझ सकते हैं कि जो Q का परिमाण होगा वो माइनस के Q प्राइम के बराबर होगा, और एक साइड में ले लोगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है कि Q और Q प्राइम का परिमाण बराबर है, तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, Q की वैल्यू -Q प्राइम के बराबर हो जाएगी। लैंग्वेज में अगर आप इसको बोलें तो एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा दूसरे निकाय के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। तो इन तथ्यों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऊष्मीय अन्योन क्रिया में जब एक्सटर्नल पैरामीटर नियत होते हैं और ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किसी भी निकाय की जो माध्य ऊर्जा में परिवर्तन, माध्य ऊर्जा मतलब ये डेल्टा ई और डेल्टा ई प्राइम, इनमें परिवर्तन का जो कारण होगा वो नियत ऊर्जा स्तर, क्योंकि ऊर्जा स्तर नियत ही थे, इनमें अन्योन्य क्रिया के प्रभाव स्वरूप वितरण में परिवर्तन हो रहा है। तो माध्य ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो अन्योन्य क्रिया के वजह से होगा, और हीट एक्सचेंज होगी, केवल हीट एक्सचेंज होगी। तो इसे इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ। ये आपका रहा थर्मल इंटरेक्शन। यस, ये जो अभी मैंने पढ़ाया वो है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इंग्लिश में इसको देख लीजिए। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैकेनिक्स में मैंने इंग्लिश वालों को कंसिडर किया था इसलिए। सो ये आपका है थर्मल इंटरेक्शन। दूसरा हम पढ़ते हैं रुद्धोष्म वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक्चुअली सेकंड वाला पार्ट नहीं है, सेकंड वाला पार्ट आपके पास यही है, ये एडियाबैटिक इंटरेक्शन। लेकिन उससे पहले इन्होंने ये सेकंड वाला पार्ट क्यों, ये इसको सेकंड नाम क्यों दे दिया है? ये गलती से दे दिया है। इसकी डेफिनेशन समझा रहा था कि एक्चुअल में थर्मल इंसुलेशन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जरूर आ सकती है, बट इंटरेक्शन में आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। एनीवेज मैं बता देती हूँ आपके पास। चलिए, हमारे पास दो निकाय है, उन्हें अगर हम आइसोलेटेड कर दें, आइसोलेटेड कर दोगे तो ए को ए प्राइम से अलग कर दिया, हस्बैंड को वाइफ से अलग कर दिया। अगर अलग कर दिया, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई, तो उनके बीच में इंटरेक्शन रुक जाएगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मन की बात नहीं कर पाएंगे, तो इंटरेक्शन रुक जाएगा, करेक्ट। जब तक निकाय के बाह्य प्राचलों को स्थिर रखते हैं, जो कि ऊपर वाले इंटरेक्शन की कंडीशन थी थर्मल की, है ना, उनके बीच में ऊर्जा का विनिमय नहीं होगा, तब तक दोनों अन्योन्य क्रिया नहीं करेंगे।
हस्बैंड वाइफ वाले एग्जाम्पल में भी मैं बाह्य प्राचल का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन रहने दीजिए, उसको नहीं देते हैं, चलो ठीक है। एनीवेज ओके, जब तक निकाय के बाह्य प्राचलों को अपन स्थिर रखेंगे, तो स्थिर रखने पे हमने वैसे भी आइसोलेटेड कर दिया, उनको अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमने उनके एक्सटर्नल पैरामीटर को भी स्थिर कर दिया, तो अन्योन्य क्रिया होगी कहां से भाई? बाह्य प्राचल मतलब उनके फैमिली मेंबर। एक तो वो दोनों बात नहीं कर रहे हैं, और फैमिली वाले जो उनसे बात करवाने की कोशिश कर सकते थे, उन दोनों को आपस में वापस बात करवाने की कोशिश कर सकते थे, उन्हें हमने रोक दिया। फैमिली मेंबर को हमने मना कर दिया, यहाँ पर एक्सटर्नल पैरामीटर मतलब फैमिली मेंबर है, उनको भी मना कर दिया, तो बात कहां से होगी? इंटरेक्शन कहां से होगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। ऐसे तो वे निकाय, ऐसे निकायों को हम क्या बोलेंगे? थर्मली इंसुलेटेड या फिर रुद्धोष्म रूप से विलगित यानी एडियाबेटिकली आइसोलेटेड निकाय कहलाते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए थर्मली इंसुलेटेड क्या होता है या फिर एडियाबेटिकली आइसोलेटेड क्या होता है, तो ये 4 लाइनें आप लिख देना विदाउट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड वाइफ। ओके, दो निकायों का पर्याप्त पृथक्करण करके या उनके बीच पर्याप्त मोटाई का ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टस या फाइबर ग्लास रख के उन्हें ऊष्मारोधित बनाया जा सकता है। तो ये दो निकाय जो है, इनके बीच की जो दीवार है, उस दीवार को अगर हम ऊष्मारोधित पदार्थ से यानी एस्बेस्टस या फिर मतलब इंसुलेटेड मटेरियल से, कुल मिला के इंसुलेटेड मटेरियल की दीवार खड़ी कर दो, जैसे भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, वो दोनों बात नहीं करते। इवन अगर दीवार नहीं हो तो भी बात नहीं, लेकिन जब दीवार नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि चांसेस है कि बात हो जाएगी, तो दीवार ही लगा दो। दीवार लगाने से क्या होगा? वो बिल्कुल मिल ही नहीं पाएंगे। तो हम उन्हें क्या बना सकते हैं? ऊष्मारोधित बना सकते हैं निकायों को, नॉट भाई भाइयों को। तो यदि ऊष्मारोधित निकाय पहले प्रारंभ में साम्यावस्था में है, तो वो साम्यावस्था में ही रहेंगे जब तक हम फैमिली यानी कि बाह्य प्राचल को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। जब तक किसी निकाय का दूसरे निकायों से ऊष्मारोधन है, इंसुलेशन है, तब तक उसमें घटित होने वाले सारे प्रक्रम जो है वो एडियाबेटिक कहलाते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इंग्लिश वाले बच्चों को दिखा देते हैं थर्मल इंसुलेशन या फिर थर्मल आइसोलेशन क्या होता है। तो ये आप वीडियो पॉज करिए और यहाँ से आप अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है। थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, थर्मल आइसोलेशन क्या होता है। चलिए अब आती है अपनी मेन एडियाबेटिक इंटरेक्शन। तो ए और ए प्राइम, सबसे पहले हमने क्या कर दिया? उनको ऊष्मारोधित कर दिया, क्योंकि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में क्या हो रहा था? हीट का एक्सचेंज हो रहा था। अब हमने हीट का एक्सचेंज रोक दिया है, वो दोनों आपस में हीट का एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। तो अब अगर उन्हें अन्योन्य क्रिया करनी है तो हीट का रास्ता तो हमने बंद कर दिया है। तो अगर अन्योन्य क्रिया करनी पड़ी तो उनको किसका सहारा लेना पड़ेगा? उनको लेना पड़ेगा बाह्य प्राचलों का सहारा। मतलब जब हस्बैंड वाइफ में खुद की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, हमने उनके बीच में दीवार खींच दी, उनके मोबाइल फोन छीन लिए, तो अब उसमें आपस में बातचीत कैसे हो सकती है? अब बातचीत हो सकती है उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा, दूसरे फैमिली मेंबर्स के द्वारा। मतलब वाइफ से या वाइफ के साइड के फैमिली या हस्बैंड के साइड के फैमिली, ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं। तो इनमें परिवर्तन करके यानी इनको समझा के हम इनके थ्रू ए और ए प्राइम हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरेक्शन करवाया जा सकता है और एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है। इस तरह की इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, रुद्धोष्म रूप से विलगित निकाय जो होते हैं, अब अगर उनकी माध्य ऊर्जा में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो ये वृद्धि या कमी को पहले तो हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हीट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि हीट जो था वो डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो माध्य ऊर्जा में अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा? वो मैक्रोस्कोपिक वर्क कहलाएगा। ध्यान रखना, उसे स्थूल कार्य कहेंगे, हीट नहीं कहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि माध्य ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो ये बीच वाली लाइन जो है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधा यही लिख सकते हैं कि अब अगर माध्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वो उसे हम क्या कहेंगे? हीट तो बोल नहीं सकते, तो हम उसे कार्य का नाम दे देते हैं और इसे हम
धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही बोल सकते हैं, जैसे कि इससे प्रीवियस केस में प्लस क्यू और माइनस क्यू हुआ था। प्लस क्यू कब? जब सिस्टम को एनर्जी मिली थी, और माइनस क्यू क्यू कब? जब सिस्टम से एनर्जी ले ली गई थी। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री से थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, अगर निकाय कुछ काम करता है तो इसे माइनस डब्ल्यू बोलेंगे, और निकाय पर काम किया जाता है तो इसे प्लस डब्ल्यू बोलेंगे। तो इस बार डब्ल्यू डेल्टा ई का हो जाएगा, डब्ल्यू प्राइम डेल्टा ई प्राइम का हो जाएगा। वही इक्वेशन 1 लगाएंगे कि दोनों का टोटल 0 हो जाएगा, और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू प्राइम, यानी कि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया पर किसी एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो ए है और ए प्राइम है, अगर ये कुछ मेहनत कर रहा है वो डब्ल्यू है, और अगर उसे पॉजिटिव डब्ल्यू बोल रहे हो तो ए प्राइम को उतना ही कार्य इसके ऊपर किया जाएगा, और इसे क्या मिलेगा? माइनस का डब्ल्यू मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। एनीवेज, अब क्योंकि हमने बोल दिया कि रुद्धोष्म क्रिया तो केवल बाह्य प्राचलों के परिवर्तन से ही संभव हो सकती है, अगर बाह्य प्राचलों के परिवर्तन से ही संभव हो सकती है, तो इसमें क्योंकि बाह्य प्राचल भी परिवर्तित होते हैं तो ऊर्जा स्तरों में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि शुरुआत से बताई जा रही हूं मैं कि एडियाबेटिक में एक्सटर्नल पैरामीटर या फिर एनर्जी लेवल में चेंज होगा ही होगा। तो क्योंकि हमें दो कारण पता चल गए कि या तो एक्सटर्नल पैरामीटर चेंज कर दो, एनर्जी लेवल में चेंज कर दो, तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों में से किसी एक की माध्य ऊर्जा जो होती है वो दो कारणों से परिवर्तित हो सकती है। पहला कि इसकी प्रत्येक अवस्था की ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि पहला तो है या तो ऊर्जा स्तर में परिवर्तन कर दो, ठीक है, और दूसरा किसी भी अवस्था में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता में परिवर्तन कर दो। अब ये जो चीज है ये काम की नहीं है, इसको छोड़ दो। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन बाद में जब आएगा तब समझ में आ जाएगा, जब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी छोड़ दो। ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो प्रायिकता में परिवर्तन से हो जाता है, ये अब जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, अभी छोड़ दो। यहाँ पर ध्यान रखो, इसको मैकेनिकल इंटरेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कार्य इन्वॉल्व है, राइट? एक से दूसरे निकाय पर किए गए कार्य के द्वारा एनर्जी में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे मैकेनिकल इंटरेक्शन भी कहते हैं। क्योंकि जो कार्य होता है, वर्क डन जो होता है, वो हम मैकेनिक्स में करते हैं, मैकेनिकल मशीन्स में कार्य करते हैं ना, इसलिए मैकेनिकल इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एडियाबेटिक इंटरेक्शन आपका क्या होगा। एक तो इसका आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका डेरिवेशन भी ये वाले को पोज करके देख लीजिए। इक्वेशन 3 तक भी सफिशियंट है, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। इसको मैकेनिकल इंटरेक्शन क्यों कहा जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, फोर्थ टाइप, लास्ट, जनरल इंटरेक्शन। आई होप ये लास्ट है या तो सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जनरल इंटरेक्शन। जनरली ये देखा जाता है कि जो इंटरेक्शन होती है वो वाले जो निकाय होते हैं ना तो परफेक्ट रूप से आइसोलेटेड होते हैं, और ना ही परफेक्शन के साथ में उनके बाह्य प्राचलों को कांस्टेंट रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो अन्योन्य क्रिया होते हैं, अन्योन्य क्रिया के कारण जो उनकी माध्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उनकी एवरेज एनर्जी में जो चेंज होता है, वो दोनों तरह के इंटरेक्शन के कारण होता है। दोनों का मतलब ऊष्मीय के कारण भी होगा, यानी कि हीट भी इन्वॉल्व होगी, और यांत्रिक के कारण भी होगा, यानी वर्क डन भी इन्वॉल्व होगा। ये कहना चाह रहा है कि ए और ए प्राइम जो भी हम सिस्टम लेते हैं, ना तो पूरी तरह से उनके बीच में इंसुलेशन किया जा सकता है, और ना ही पूरी तरह से उनके एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट रखा जा सकता है। इस कारण में उनकी जो एनर्जी में चेंज होता है वो उसमें ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया यानी थर्मल इंटरेक्शन का भी थोड़ा बहुत पार्शियली रोल होता है, और मैकेनिकल का भी होता है। तो यानी कि Q और W दोनों की वजह से उनकी एनर्जी में चेंज आता है। तो अगर A की बात करेंगे तो A के अंदर जो एनर्जी में चेंज आया था वो उसमें वर्क डन का भी रोल होगा और Q का भी रोल होगा। तो Q जो है यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाह्य प्राचल नियत रखते हुए, बाह्य प्राचल को जब नियत रखा था तब एनर्जी में चेंज
थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखो, जब बाह्य प्राचल नियत रखा था तो एनर्जी में जो चेंज था वो Q से रिप्रेजेंट किया गया था, और W जो था वो बाह्य प्राचल के परिवर्तन के कारण एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यह निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो जो इक्वेशन 4 है, इसके द्वारा प्रदर्शित अन्योन्य क्रिया को व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद वाली जो 4 लाइनें हैं उनको इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में लिखना, लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि W और Q में डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी देते हैं जब, और ये W जो है और Q है दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है, ब्ला 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 ब्ला, मतलब नॉर्मल सी चीज है ये। एनीवेज, निकायों में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य और ऊष्मा के संबंध, कार्य और ऊष्मा के संबंध के अध्ययन को ऊष्मा गतिकी कहते हैं। और समीकरण 4 जो है उसे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और डेल्टा E, W और Q ऊर्जा के ही अलग अलग स्वरूप होने के कारण सबके मात्रक जो होते हैं वो जूल होते हैं, और कैलोरी भी यूज करते हैं। एक कैलोरी में 4.18 जूल बराबर होता है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिखिए, तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को अंदर भी आप क्या शुरू करोगे, ये जो जनरल इंटरेक्शन बताया यहां से, सामान्यतया अन्योन्य क्रिया से लेकर, और फिर ये पूरा आपको लिखना है। बीच में जो 4 लाइनें मैंने नहीं बोली है वो मत लिखना, और आप थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पहले इंग्लिश वालों को बच्चों को बता देते हैं जनरल इंटरेक्शन। यस, जनरल इंटरेक्शन में आप सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है उसको पॉज करके और पढ़िए एक बार। जो चीजें मैंने बताई है वही आपको समझ में आ जाएगी इसके अंदर। और इसके अलावा ये भी चीज मैंने बता दी आपको, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो एक्चुअल जिस फॉर्म में आता है, तो इन अन्योन्य क्रियाओं को समझने के लिए, क्योंकि व्यापक अन्योन्य क्रिया को अभी तक हमने नहीं समझा है जिसमें W भी इन्वॉल्व है, Q भी इन्वॉल्व है, तो ये कैसे होगा। तो 2 सिस्टम लिए हैं हमने, A और A प्राइम, और उसके बीच में हमने थर्मली इंसुलेटेड एक सिलेंडर लगा दिया, ये बीच में दीवार लगा दी हमने, ठीक है। सॉरी, A और A प्राइम जो है ये यहां से, ये वाला ये है थर्मली इंसुलेटेड, जस्ट अ मिनट, वो तो पिस्टन था, ये थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर के अंदर है, यानी कि इसके साथ बाहर के एटमॉस्फेयर से किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, और बीच में दोनों एक पिस्टन द्वारा अलग कर दिए गए हैं, और वो पिस्टन गतिशील है। ये वाला जो पिस्टन है ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब अगर पिस्टन, सबसे पहले मान लीजिए ऊष्मारोधी हो, अगर पिस्टन जो है वो ऊष्मारोधी है, यानी कि हीट का एक्सचेंज तो नहीं होने देगा, और स्थिर भी है, तो दोनों निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करेंगे ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर ये समझिए, A है और A प्राइम है, बीच में पिस्टन को हमने लगा दिया, इस पिस्टन को फिक्स कर दो। अगर इस पिस्टन को फिक्स कर देंगे तो ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, राइट। और इसको थर्मली इंसुलेटेड भी कर दिया, तो थर्मली इंसुलेशन की वजह से ना तो हीट का एक्सचेंज होगा, और क्योंकि फिक्स कर दिया है, वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, PdV होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो ना तो A का आयतन चेंज होगा, ना ही A प्राइम का आयतन चेंज होगा, तो फिक्स करने से वर्क भी नहीं हो रहा है, और थर्मल इंसुलेशन की वजह से हीट भी नहीं आ रही है। तो ना तो Q का सोर्स भी खत्म कर दिया, W का सोर्स भी खत्म कर दिया, तो इंटरेक्शन होगा कैसे। इसलिए हमने बोल दिया कि यदि पिस्टन ऊष्मारोधी है और स्थिर है तो दोनों निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रहा, टू अंडरस्टैंड द अबव इंटरेक्शन लेट अस कंसीडर टू गैसियस सिस्टम। ये लाइन जो मैंने अभी पढ़ा दी है ना, इंटरेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर ये हमारा डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब देखो इसको और समझते हैं। अब हमने क्या किया, पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है लेकिन स्थिर है। अब इसका समझना, ऊष्मारोधी नहीं है, ऊष्मारोधी नहीं है इसका मतलब Q तो आ जाएगा, पर स्थिर है तो वर्क
नहीं हो पाएगा। और जब वर्क नहीं हो पा रहा था और Q का एक्सचेंज हो रहा था, तो जो अन्योन्य क्रिया हो रही थी वो कौन सी थी? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया हो रही थी, राइट। तो इसमें एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर ऊष्मा संचरित होती है, प्रेशर में चेंज कर देती है, लेकिन इसमें बाह्य प्राचल कौन सा? आयतन स्थिर रहता है। आयतन स्थिर रहता है तो ये कौन सा हो गया? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, करेक्ट। अब ऊष्मारोधी है ऊष्मारोधी होने का मतलब Q का कंसेप्ट तो खत्म हो गया, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, लेकिन गति करने के लिए स्वतंत्र है। गति करने के लिए स्वतंत्र है तो ये अगर प्रेशर लगाएगा या फिर ये प्रेशर लगाएगा तो या तो इसका आयतन चेंज होगा या फिर इसका आयतन चेंज होगा। अगर आयतन चेंज होगा तो वहां हमें वर्क मिल जाएगा। तो दोनों निकायों के दाब और आयतन परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जाएगा, बाह्य प्राचल स्थिर नहीं रहेगा। और इस अन्योन्य क्रिया को हम यांत्रिकी अन्योन्य क्रिया या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल अपने पास सामने आ चुका है। और अगर वो ऊष्मारोधी भी नहीं है, यानी Q का भी इन्वॉल्वमेंट है, और गति करने के लिए भी स्वतंत्र है, यानी W का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों निकायों के बीच ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी होगी और यांत्रिकी अन्योन्य क्रिया भी होगी। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को हम व्यापक अन्योन्य क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें डेल्टा E जो है वो Q प्लस W को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले थर्मल इंसुलेशन वाला आ गया, मैकेनिकल वाला आ गया और जनरल वाला भी आ गया। तीनों का एग्जाम्पल के साथ में अपन ने कर लिया। यस, व्यापक अन्योन्य क्रिया सेकेंड लास्ट थी, मैंने सोचा लास्ट है लेकिन नहीं है। एक और टाइप क्या आता है इंटरेक्शन, इन्फानाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तो क्या है, बस ये है कि कुछ नहीं, पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो यदि अन्योन्य क्रिया से एक निकाय प्रारंभिक स्थूल अवस्था में था और अन्योन्य क्रिया करी, उससे दूसरी अंतिम अवस्था में चला गया, अगर इन स्थूल अवस्थाओं का अंतर बहुत ज्यादा छोटा हो तो अंतिम अवस्था में जो एनर्जी है और बाह्य प्राचल है उनके अंदर जो चेंज हुआ है वो प्रारंभिक मानों से बहुत स्लाइटली, मतलब बहुत हल्का सा चेंज हुआ है। यानी शुरू में कोई वैल्यू मान लीजिए 1000 थी किसी प्राचल की वैल्यू पैरामीटर की, और बाद में 1000.1 हो गई। तो ये जो चेंज हुआ है ये इनके ओरिजिनल वैल्यूज के कंपैरिजन में कितना छोटा है। अगर इतना छोटा है तो जो डेल्टा ई है उसे हम डीई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो परिवर्तन हुआ है अवशोषित ऊष्मा है वो परिवर्तन डेल्टा क्यू है, और वर्क में जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा डब्ल्यू है। तो जो इक्वेशन 4 थी, यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम था, उसे क्या लिखा जा सकता है? डीई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये लिखा जा सकता है। अब इनके सिंबल्स में अपन ने अंतर किया है, इसमें तो लगाया है डी और इसमें लगाया है डेल्टा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंबल में चेंज क्यों हुआ। तो डीई और डेल्टा वाले सिंबल में जो डिफरेंस हमने रखा है उसका कारण ये है कि जो डीई है, यानी ये जो डी है, इस डी का मतलब होता है कि ये जो पैरामीटर है, ये जो हमारे पास एनर्जी है, इसकी वैल्यू जो है निकाय की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं ज्ञात होने पर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो डेल्टा वाले पैरामीटर्स है, यानी Q और W जो है, ये संभव नहीं है। इनका मान दी गई अवस्थाओं के बीच में प्रयुक्त मार्ग कौन सा था, मतलब समझाती हूं इधर। सपोज कोई A था और सॉरी यहाँ P लेते हैं, P अवस्था में पहले हमारा A सिस्टम था, ये वाला जो A सिस्टम है पहले P अवस्था में था और Q अवस्था में पहुंच गया। और पहुंचने का मान लीजिए एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो जो DE है, यानी जो एनर्जी है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ P पॉइंट पर एनर्जी क्या थी, P अवस्था में ऊर्जा क्या थी और Q अवस्था में ऊर्जा क्या थी। केवल यहाँ पर अगर E फाइनल है और यहाँ पर अगर EI है तो DE का मान यानी ज्ञात किया जा सकता है केवल E फाइनल और EI की वैल्यू पता होने पर, यानी केवल प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा और अंतिम अवस्था की ऊर्जा पता होने पर
इस पैरामीटर का मान यानी इस चीज का मान ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए इसके आगे डी लगाया गया है। डी का मतलब जिसका अवकलन हो सकता है या समाकलन हो सकता है, तो हमें समाकलन में लगाते हैं ना, डीई का समाकलन जो होता है ई आई से ई एफ में गया है, तो डीई का सिंपली क्या हो जाता है इसका आंसर ई एफ माइनस ई आई, लिमिट लगाएंगे तो, यानी कि केवल फाइनल में वैल्यू पता होनी चाहिए और इनिशियल में वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी क्या है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपन हीट की बात करते हैं और जब वर्क डन की बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से रास्ते से परिवर्तन हुआ है। तो वो रास्ते में परिवर्तन की बजाय हमें यहाँ पर ये चीज करनी पड़ेगी कि जो Q की वैल्यू निकालेंगे अपन, वो इस पाथ के लिए अलग होगी, इस पाथ के लिए अलग होगी और इस पाथ के लिए अलग होगी। इसी तरह से जो W है वो इस पाथ के लिए अलग होगा। तो जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं, जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं उनके आगे डेल्टा लगाते हैं, और जो रास्ते पे डिपेंड ना करके केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उनके आगे डी लगाते हैं। ये कारण है कि हमने ई पे तो डी लगाया और क्यू और डब्ल्यू पे डेल्टा लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ये चीज दिखा देते हैं। ओके सॉरी, यस, ये देख लीजिए इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन क्या होता है, और जो चीज अभी हिंदी में समझा रखी थी वो की वही चीज जो है यहाँ पर इंग्लिश में हमने समझा रखी है। सो आई होप दैट इज क्लियर, अभी तक का क्लियर है।